जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज ख़बरें काफ़ी ज़्यादा हैं जी जिनके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। वैसे नॉर्मली हमारी वीडियो जो है वो 15-17 मिनट्स ले जाती है और आज भी कोशिश करेंगे कि इसी टाइम ड्यूरेशन में जो है इन तमाम मामलात को डिस्कस कर लिया जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि मार्केट का 1,17,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, वो अभी भी बरकरार रहा। लेकिन जिस तरह से कि कल हमने वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि जिस तरह से मार्केट की कल क्लोजिंग थी, तो आज के जो पहला सेशन है वो दबाव का शिकार रह सकता है और दूसरे सेशन में कुछ थोड़ी बेहतरी जो है वो देखने में आ सकती है। तो बहरहाल सेकंड सेशन जो था वो अच्छा रहा। मार्केट में इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। रिकवरी भी देखने को मिली। थोड़े वॉल्यूम भी जनरेट हुए और मार्केट ने जो अपना लो था 1,15,000 का और 1,15,500 और 1,17,500 तो 2,000 पॉइंट्स की रिकवरी जो है वो मार्केट ने दी है लो लगाने के बाद। अगर हम हाई के साथ कंपेयर करें तो फिर यकीनन हमें ये चीज़ें जो है वो लगती हैं कि जी मार्केट ने तो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। लेकिन हमें ये देखना होगा कि मार्केट ने रिकवरी दी है। तो जब सेकंड सेशन में मार्केट ने रिकवरी दी है, तो हम ये अज़्यूम कर सकते हैं कि इंशाल्लाह मंडे वाले दिन जो है वो मार्केट परफ़ॉर्मेंस बेहतर दे सकती है। तो ये तो था इंडेक्स के हवाले से, बाकी इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पर चलते हैं तो फिर डिस्कस करेंगे। सर्किट ब्रेकर के हवाले से बात करें तो आज भी माशाल्लाह से 18 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हैं, जिसमें एजीटीएल है, बिलाल फाइबर है, देन फास्ट केबल एंड देन सो एंड सो। हमारे हाथ जो आज लगा है वो फास्ट केबल है जी। ये अपर कैप हुआ और इसके साथ ही इफर्ट हमारे पास था। ये 2 कंपनीज़ जो हैं वो आज हमारे हाथ लगी हैं और सिलसिला जो है वो आज काफ़ी ज़्यादा दबाव का शिकार था। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है पेपर प्रोडक्ट है जी। इसको काफ़ी जो है वो सिचुएशन इसके ऊपर थी, तो कोई बात नहीं। अब जो है वो वापसी का सफ़र इसका शुरू हुआ चाहता है। ग्रुप के हवाले से अभी हमने जो बात कर दी, इफर्ट जो था ये अपर कैप हो गया, उसके साथ एफसीएल था, फिर कुछ जो है वो सिमेट्री में से कुछ पैसे बन गए, कुछ जो है वो पेस में से बन गए। लेकिन एक चीज़ जो है वो ज़रूर समझने की ज़रूरत है कि जिस वक़्त आप ड्यूरिंग द डे काम कर रहे होते हैं, तो फिर मामलात थोड़े से तेज़ होते हैं। ऐसा नहीं होता कि बड़ी आसानी के साथ जो है वो आपने एक ट्रेड ली और फिर उसके बाद बड़े आराम से आप बैठ गए। ख़ास तौर पर जिस वक़्त मार्केट जो है वो सिलेक्टिवली परफॉर्म कर रही हो, तो फिर स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी आपने उसका इंतज़ार करना होता है कि क्या उसमें रिकवरी आ रही है। तो आज जो है वो ये सिचुएशन रही हमारे साथ। लेकिन चूँकि हम एक अपनी स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो कर रहे होते हैं, तो उसमें हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। जिस तरह से कि अभी ये फास्ट केबल है, फास्ट केबल को हमने अपनी बाइंग प्राइस पर हमने इसमें से एग्ज़िट भी लिया था। लेकिन फिर उसके बाद जो है जब वो वापस अपने चैनल में आया तो हमने उसको बाय किया। इसी तरह से सिमेट्री था, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। इसी तरह से पेस था, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। तो ये बात करने का मकसद ये है, इस तरह से एफएफसी था, वो भी अभी हम देखेंगे इंशाल्लाह क्या सिचुएशन बनती है। तो ये बात आपके साथ करने का मकसद ये है कि बेसिकली स्टॉक मार्केट के हवाले से बहुत सारा काम होता है और अक्सर ये लफ़्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि जी स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना बड़ा आसान है। सर वो हमारे जो है ना वो एक मिसाल दी जाती है पंजाबी में, दाँतों को पसीना आ जाता है। तो ये इतना आसान काम नहीं है। ये बड़ा जो है वो जान जोखों का काम है, ख़ास तौर पर जिस वक़्त मार्केट में से एक ही दिन में 2000 पॉइंट्स निकल चुके हों। तो वहाँ पर फिर आपने अपनी पोज़ीशन कैसे बनानी है, ये वाक़यतन जो है वो फिर जो है वो काफ़ी काम करना पड़ता है इसके ऊपर। इसके अलावा हमारा स्विंग ट्रेड का ग्रुप है जी। अगर आप जो है वो ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, डेली बाय सेल का ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं या आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या हमारा स्विंग का ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड का, तो ये दोनों नंबर्स आपके सामने लिखे हैं। इनमें से किसी भी नंबर पर राब्ता फ़रमाइए और हमारे साथ मुंसलिक हो जाइए। लेकिन ये तमाम जो है हमारी सर्विसेज़ पेड हैं, इसमें से फ्री सर्विस कोई नहीं है। अब चलते हैं जी आगे। एक छोटी-सी गुज़ारिश और कर दूँ, जो हमारा डे ट्रेड का ग्रुप है ना, इसमें जो कॉल्स होती हैं वो ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स होती हैं।
और जो स्विंग ट्रेड होता है इसकी कॉल्स दी जाती हैं मार्केट की क्लोजिंग के बाद। और स्विंग ट्रेड में मेरी ज़ाती तौर पर कोशिश होती है कि ऐसे शेयर का इंतखाब किया जाए जिनके भी चलने में थोड़ा वक्त हो, ताकि जो स्लो लोग हैं या जो स्विंग ट्रेडर काम करना चाहते हैं या जो स्क्रीन के आगे सारा दिन नहीं बैठ सकते, वो कम से कम मार्केट की क्लोजिंग पर उस चीज़ को देख लें। साथ में हम चार्ट शेयर कर देते हैं ताकि वो उसके मुताबिक काम करते रहें। अब चलते हैं जी आगे। सेक्टर वाइज बात करते हैं सबसे पहले। तो फर्टिलाइज़र ने इसको लीड किया। हमने भी ईफड खरीद रखा था, एफएफसी था हमारे पास, दोनों थे। देखेंगे इंशाल्लाह क्या सिचुएशन बनती है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, फिर कमर्शियल बैंक में थोड़ी-सी रिकवरी देखने को मिली। अ, अगर हम बात करें पॉइंट्स के निकलने के हवाले से, तो सीमेंट सेक्टर के ऊपर आज काफ़ी जो है वो ज़ेर-ए-ताब रहा, लेकिन नियर टू द मार्केट क्लोजिंग जो है वो इसमें थोड़ी-सी रिकवरी देखने को मिली। तो रिकवरी जो है वो इंशाल्लाह हम कह सकते हैं कि मंडे को जो है वो कंटिन्यू करेगी। खबरों की तरफ चलते हैं जी। सबसे पहली खबर जो है वो एससीसीपी के हवाले से, जो कि कल भी हमने शामिल की थी, कि जिसमें 4 ब्रोकरेज हाउसेज़ थे जिनके लाइसेंस कैंसल कर दिए गए थे। देखिए, हमारा काम जो है वो खबरों को शामिल करना है। एसएससीपी ने जो है वो कैंसलेशन कर दी, हमने आपको बता दिया। अब उन्होंने कहा नहीं जी, जो है वो हम इसको विथड्रॉ कर रहे हैं, तो ये भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात जो है ना वो बड़ी समझने वाली है। और हमारे पंजाबी में भी ये बात बताई जाती है, जिस तरह से कि हम प्लॉट वगैरह खरीदते हैं या कुछ और काम करते हैं। तो मेरे उस्ताद साहब कहा जात क फरमाते हैं कि जिस चीज़ के हवाले से फड्डा पड़ जाए ना, या खबरें अजीब-अजीब सी आनी शुरू हो जाएँ, उस काम से थोड़ा-सा परहेज़ ही करना चाहिए या उस चीज़ से परहेज़ कर लेना चाहिए। क्या ज़रूरत है फड्डे में पड़ने की? अब मसला इस चीज़ का है कि एफएनईएल वालों की के जो काम करने वाले उनके जो क क्लाइंट्स हैं, वो तो स उनको तो पता है ना कि कितने अरसे से वो इस मुसीबत में पड़े हुए हैं। तो अगर इनका कैंसलेशन जो विथड्रॉ हो भी गई है, तो इसके बावजूद भी बेहतर यही है कि जब एक मामला जो है वो इस मामलात में निकल चुका है, कभी ऑन और कभी ऑन कभी ऑफ, तो बेहतर ये है कि किसी और जगह मुंतकिल हो जाया जाए। तो अगर आपने हमारे हमारे पास अकाउंट ओपन करवाना है तो आप बताइए, हम आपका अकाउंट ओपन करवा देंगे। एफएनईएल वाले बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं, वो काफ़ी दिनों पहले ही हमारे पास जो थे उन्होंने राब्ता कर लिया था कि जी हमारे मसाइल चल रहे हैं। तो बहरहाल जो है वो उन्होंने विथड्रॉ कर लिया है, हमने आपके साथ गुज़ारिश कर दी है। फैसला आपने करना है कि ब्रोकर चेंज करना है या नहीं। अगली खबर देखते हैं जी क्या है। अगली खबर जो है वो कॉटन के हवाले से है, जिसमें ये कहा गया है कि ये इस बार जो पैदावार है 31 दिसंबर तक, वो 33% कम है। अब 33% कम हुई है तो इससे यकीनन जो टेक्सटाइल के मामलात हैं वो थोड़े-से मुतासिर हो सकते हैं। लेकिन जो इम्पोर्ट की जाएगी उसके हवाले से इनको कुछ सब्सिडी देनी पड़ेगी, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर तो हमने चलाना है। तो अब कॉटन की अराइवल के बाद जो है ये मामलात अब खबरों की ज़ीनत रहेंगे। तो इसकी वजह से जो हमारी जो टेक्सटाइल के जो शोबे हैं, उसमें हम कुछ उतार-चढ़ाव देख सकते हैं, तो उस तरफ नज़र करने में कोई मुज़ायका नहीं होगा। अगली जो सबसे अहम खबर है आज की, बल्कि सेकंड है, इससे अहम एक और भी है। ये दावा और एंग्रो कॉर्पोरेशन के अंदर जो इस वक़्त जंग चल रही थी स्टॉक मार्केट के अंदर, दोनों ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर। बेसिकली दोनों ने आपस में मर्जर किया है कुछ एसेट्स का। और क्योंकि दोनों कंपनीज़ तो पहले से मौजूद हैं, सिर्फ़ उनका नाम चेंज होगा, एंग्रो कॉर्पोरेशन की बजाय एंग्रो होल्डिंग हो जाएगा और दाऊद हरकलस जो है वो पार्टनर का नाम लेकर आ जाएँगे। और इन दोनों के जो कंपनीज़ के जो शेयर्स हैं, वो भी एक-दूसरे के साथ जो है वो मर्ज कर दिए गए हैं। प्रोसेस जो है ये मुकम्मल हो चुका है। 14 जनवरी के बाद जो है वो नए शेयर्स जो हैं वो शेयर होल्डर को जो है वो मुंतकिल हो जाएँगे। सिर्फ़ इसको शामिल करने का जो मकसद था वो ये था कि इन दोनों कंपनीज़ के साथ जो भी इनका प्रोसेस था वो अब मुकम्मल हो गया है। अब नई कंपनी जो पेरेंट कंपनी बनी है और उसके साथ जो होल्डिंग कंपनी बनी है, सॉरी पार्टनर कंपनी बनी है और उसके साथ होल्डिंग कंपनी बनी है, इनके शेयर्स जो हैं वो फिर इंशाल्लाह जो है वो ट्रेड होना शुरू हो जाएँगे। सिर्फ़ मैं आपके साथ ये जो है वो शेयर कर दूँ कि बाकी ये खबर बहुत लंबी है, लेकिन मैंने इसको बड़ा मुख्तसर सा करके आपसे गुज़ारिश करने की कोशिश की है, कि वो शेयर जो हैं वो अब आगे खुलेंगे कितने के ऊपर। तो यहाँ पर जो है ये 2 चीज़ें मेंशन है, आप इसको देख लीजिएगा कि जो एंग्रो के जो शेयर्स होंगे, एंग्रो जो है वो आज क्लोज़ हुआ है, मिसाल जितनी भी क्लोज़िंग हुई है,
उसका 50% के ऊपर उसकी जो होल्डिंग कंपनी के जो शेयर्स आपको मिलेंगे, वो खुलेंगे। मिसाल के तौर पर अगर 486 पर अगर क्लोजिंग हुई है, तो 216 रुपए और 6 के हिसाब से यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 50% से भी थोड़ा-सा नीचे उसकी जो है वो ओपनिंग होगी। इसी तरह से जो दावा वाले हैं वो अगर फ़र्ज़ करें ₹270 के ऊपर अगर उसकी क्लोज़िंग होती है, तो उसकी जो पार्टनर कंपनी के जो शेयर आपको मिलेंगे, वो तकरीबन कोई 53.4 के ऊपर जो है वो ट्रेड होंगे। अब ये बिल्कुल वैसा ही मसला आपके सामने आ सकता है, जिस तरह के माड़ी की मर्तबा हुआ था और लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न का शिकार हो सकते हैं। तो लिहाज़ा अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट के अंदर और आपको अगर इन चीज़ों की बिल्कुल कोई समझ नहीं आ रही कि ये क्या होगा, कैसे होगा, तो बेहतर ये है कि अपने ब्रोकर के साथ आप राब्ता कर लीजिएगा, ताकि वो आपको कुछ थोड़ा बहुत इसके हवाले से बता सके। या इस खबर को पूरी तफ़सील के साथ आराम से बैठ के पढ़िएगा, तो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब जो है वो क्लियर हो जाएँगे, बजाए इसके कि आप इधर-उधर से पूछते फिरेंगे जी क्या होगा और क्या नहीं होगा, मुझे किस कंपनी के शेयर मिलेंगे और किसके नहीं मिलेंगे, ये सारी तफ़सील इसमें मौजूद है। आगे चलते हैं जी, अगली खबर जो है वो पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन के हवाले से है कि जिसका फ़िलहाल जो इसकी प्राइवेटाइज़ेशन जो है वो पोस्टपोन कर दी गई है। इससे शेयर के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आप एक चीज़ ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि इस वक़्त जो नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन है, एक तो इसकी अर्निंग्स बहुत अच्छी हैं और दूसरा ये है कि इन्होंने एक और वेसल खरीदने का इरादा कर रखा है 2025 के अंदर। अगर आप हमारे चैनल के साथ काफ़ी अरसे से मुंसलिक हैं, तो हम ये खबर पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसलिए इस हवाले से कुछ ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगली खबर जो है वो डीएम टेक्सटाइल के हवाले से है, जो कि अपना टेक्सटाइल से बिज़नेस जो है वो रियल एस्टेट की तरफ जाना चाह रहे हैं और वो कह रहे हैं जी कि हम अपना बिज़नेस तब्दील करना चाह रहे हैं। और ये बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं वो अपना जो उनका मेन बिज़नेस होता है वो तब्दील करती हैं, तो फिर वो कानूनी तौर पर पाबंद होती हैं कि वो अपने शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करें। तो ये जो है ये भी हमने शामिल कर दी जिनके पास इनके हैं। मैंने वैसे कभी इस शेयर का कोई एनालिसिस नहीं किया, तो मैं शायद इसके हवाले से कोई बात ना कर सकूँ। आखिरी खबर जो कि सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि आईएमएफ के साथ फड्डा पड़ सकता है। अब फड्डा किस बुनियाद पर पड़ सकता है? आपको याद होगा कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक एक्ट के ज़रिए से अपना एक सॉवरेन वेल्थ फंड बनाया था। और इसका मकसद ये था कि हमारी जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं, जिसमें पीएसओ हो गया, जिसमें ओजीडीसी हो गया, जिसमें इस किस्म के दूसरे इदारे हो गए जो कि गवर्नमेंट की मलकियत हैं, उनके शेयर्स होंगे। और वो शेयर्स जो हैं, वो गैर मुल्कियों को मिसाल के तौर पर सऊदी अरेबिया हो गया या यूएई हो गया, वो जो हैं उनको बेचे जाएँगे और वहाँ से डॉलर्स लिए जाएँगे। एक तो उनको जो है वो उधार के तौर पर पैसा नहीं मिलेगा, डॉलर्स नहीं मिलेंगे और उसके बदले में हम उनको वो शेयर्स दे देंगे। तो बेसिकली आईएमएफ ने ये कहा था कि जी आप जो है वो इसको अमेंड कीजिए और उसने डेडलाइन दी थी दिसंबर के महीने की कि आप जो है वो अमेंड कीजिए। उसकी वजह ये है कि जो आपने कोई भी इदारा बेचना होता है तो उसके लिए बिडिंग होनी चाहिए। तो चूँकि यहाँ पर बिडिंग का प्रोसेस जो है वो मिसिंग है, लिहाज़ा आप इसको अमेंड करें और अमेंड करने के बाद जो है वो बोली के ज़रिए से ये शेयर बेचें, वैसे आप नहीं बेच सकते। अब इस हवाले से आईएमएफ का जब रिव्यू आएगा तो उसमें फड्डा पड़ सकता है। अब 2 चीज़ें हैं, नंबर 1 एक तो अमेरिका के अंदर जो है वो हुकूमत बदली है, उससे भी हुकूमत पाकिस्तान को थोड़ा-सा वक़्त लगेगा उनके साथ अपने नए जो ताल्लुकात जो हैं वो बनाने में और अपने ताल्लुकात को बेहतर करने में। और दूसरी चीज़ ये है कि इसको अमेंड करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये काम नहीं होता और तीसरी बात ये है कि हमारे टैक्स कलेक्शन और दीगर मामलात वो भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। तो काफ़ी चांसेस हैं कि आईएमएफ के साथ जो हमारी जो डील है, उस हवाले से फड्डा पड़ जाए और उस फड्डे के नतीजे में जो हमारा इस वक़्त जो पैकेज चल रहा है आईएमएफ के साथ, उसमें कुछ थोड़ी-सी नेगेटिव न्यूज़ आपको देखने को मिलें। तो ज़हनी तौर पर आप तैयार रहिएगा, अगर इस किस्म की खबरें आती हैं, तो उसके पीछे बहाना ये सॉवरेन फंड का ही होगा। ये है जी सबसे अहम खबर जिसको कि हमें स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो समझने की ज़रूरत है। अगर एक भी खबर आ जाती है कि जी आईएमएफ जो है वो नाराज़ हो गया है, तो मार्केट में से 2-4 हज़ार पॉइंट निकलना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो ये आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से कल जो हमने बात की थी यकीनन हम उसी तरफ जो है वो वापस आने की कोशिश करते हैं।
कि मार्केट ने अपना जो हाई जनरेट किया था, उसके बाद मार्केट में हमें ये मिली पहले सेशन के अंदर जो है वो हमें सिचुएशन डाउन साइड पे मिली, और फिर उसके बाद जो है वो हमें मार्केट में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। लेकिन इसके बावजूद भी मार्केट जो है वो अपना डबल टॉप बनाने जा रही है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। लेकिन चूँकि वॉल्यूम जनरेट हुआ है और इसके साथ जो हमारा सेक्टर था, ख़ास तौर पर जो सीमेंट सेक्टर था, उसमें सेलिंग बहुत ज़्यादा थी। उसमें थोड़ी-सी रिकवरी देखने को मिली है, माइनर सी रिकवरी है। लेकिन वो माइनर सी रिकवरी भी जो कह लीजिए कि उम्मीद की किरण आप उसको कह सकते हैं। तो मंडे वाले दिन हमें मार्केट के हवाले से थोड़ा-सा पॉज़िटिव रहना चाहिए। आपने कोई भी ट्रेड लेनी है, उसको स्टॉप लॉस के बगैर मत लीजिएगा। स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड लेने का मकसद होगा अपने आप को स्ट्रेस देना, और स्ट्रेस जो है उसके नतीजे में बड़े हालात ख़राब हो सकते हैं। तो बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। बड़ी कोशिश की है कि मैंने इसको कि 15-17 मिनट में इसको निपटा दिया जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।